नमस्कार। राजस्थान ज्योग्राफी के आज के एमसीक्यू का हमारा जो चैप्टर है वो है राजस्थान का भौतिक विभाजन, फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान। डिस्कशन को शुरू करने से पहले आज एक कोट की बात करते हैं और आज का कोट है कि शिक्षा भविष्य के लिए पासपोर्ट है, क्योंकि कल उन्हीं का है जो आज इसके लिए तैयारी करते हैं। इसलिए यदि आप अपने भविष्य का पासपोर्ट बनाना चाहते हो तो आज उस पासपोर्ट के लिए अपना समय देना शुरू कर दो। उस पासपोर्ट को बनाने के लिए आज से ही दिन रात मेहनत करना शुरू कर दो। यदि आज इसके लिए आप तैयारी करते हो तो ये पासपोर्ट कल आपके पास में होगा। इसलिए जो विद्यार्थी किसी न किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उनको आज दिन रात आपको मेहनत करके और इस पासपोर्ट के निर्माण के लिए लग जाना चाहिए। एक दिन ऐसा होगा कि इस पासपोर्ट के सहारे आपका भविष्य उज्जवल होगा। आप एक ऐसे आसमान में सैर करेंगे, एक ऐसे आसमान में आप या एक ऐसे आसमान के तले अपनी जिंदगी बिताएंगे जहां पर आपके पास में एक रोजगार होगा। न केवल रोजगार होगा बल्कि आपके पास में भविष्य की एक गारंटी भी होगी। इसलिए इस पासपोर्ट को बनाने के लिए आप शिक्षा रूपी जो निवेश है उसके लिए अपना संपूर्ण न्योछावर कर दीजिए, दिन रात मेहनत कीजिए। एक दिन आपके लिए ये पासपोर्ट बनकर एक सरकारी नौकरी के रूप में ये पासपोर्ट बनकर आपके सामने प्राप्त होगा। धन्यवाद। अब हम शुरू करते हैं आज के एमसीक्यूज में। पहला सवाल कि राजस्थान के किस भौगोलिक प्रदेश का निर्माण समुद्री विस्तार से हुआ है। मतलब ये आपके सामने 4 राजस्थान के भौगोलिक प्रदेश दे रखे हैं, इनमें से कौन सा भौगोलिक प्रदेश है जिसकी स्थान पर, जिसकी वर्तमान में जहां अवस्थिति है उस स्थान पर पहले समुद्र था, यहाँ समुद्री विस्तार के कारण जिसका निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर ए अरावली, 2 नंबर पूर्वी मैदानी प्रदेश, तीसरा दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश और चौथा है पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ये आपको ध्यान होगा कि हमारा जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है यह तैतीस सागर का विस्तार माना जाता है। किसका विस्तार माना जाता है? तैतीस सागर का। आपने सुना होगा कि पहले जो स्थल भाग था उसको पेंजिया कहते थे और जो समुद्री भाग था वो पैंथालासा कहलाता था, पैंथालासा। बाद में इस पेंजिया का विखंडन हुआ और 2 भाग बने। पहला अंगारा लैंड जिसको लोरेंसिया कहते हैं और दूसरा गोंडवाना लैंड। धीरे धीरे ये जो पैंथालासा का जल था वो इनके बीच में आ गया इस स्थान पर और यहां पर एक सागर बन गया जिसको बोलते हैं तैतीस सागर। ऐसा माना जाता है कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश जहां पर स्थित है वहां पर पहले तैतीस सागर का विस्तार था। तैतीस नामक जो समुद्री सागर था उसका विस्तार था। इसलिए आपको पश्चिमी राजस्थान के अंदर वर्तमान में अनेक जो लवणीय झीलें हैं वो देखने को मिलेगी, जिसमें कि सांबर है, डीडवाना है, पचमदरा है। ये सारी जो लवणीय झीलें हैं, खारी झीलें हैं, ये इस बात का प्रमाण है कि इस स्थान पर पहले समुद्र था, तैतीस सागर था। इसलिए सही उत्तर होगा डी, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में किसका विस्तार माना गया है? समुद्री विस्तार माना गया है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अगला सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विभाजक के रूप में कार्य करता है। जल विभाजक का मतलब है कि ऐसा कौन सा जो इस तरह करती है जिसके एक तरफ का जल अलग दिशा में जाएगा और दूसरी तरफ का जल है वो विपरीत दिशा में जाएगा, तो वो एक जल विभाजक के रूप में कार्य करेगा और राजस्थान के मरुस्थलीय और मैदानी प्रदेशों को अलग करता है। देखो ये जो राजस्थान है, ठीक है, इस राजस्थान में मोटे तौर पे हम 4 फिजियोग्राफिक डिवीजन मानते हैं इसके। इसमें हमारा ये जो पहला भाग है ये पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, इसके बाद में ये जो भाग है ये अरावली पर्वतीय प्रदेश, इधर का जो भाग है ये हो गया हाड़ौती का पठार और ये हो गया हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश। कौन सा? पूर्वी मैदानी प्रदेश।
तो इन्होंने पूछा है कि राजस्थान के मरुस्थलीय और मैदानी प्रदेश, राजस्थान का मरुस्थलीय प्रदेश ये और मैदानी प्रदेश ये, इसको अलग करता है, तो इन दोनों के बीच में कौन सा भाग है? अरावली है। और अरावली की एक तरफ की नदियां अरब सागर में गिर रही है और दूसरी तरफ की नदियां हैं बंगाल की खाड़ी में गिरती है, इसलिए ये राजस्थान में जल विभाजक का कार्य भी करता है। तो क्या उत्तर सही होगा इसका? अरावली जो पर्वत श्रेणी है वो राजस्थान में जल विभाजक का कार्य करती है और राजस्थान के मरुस्थलीय प्रदेश और मैदानी प्रदेश को अलग करने का कार्य करती है। ठीक है, डन। नेक्स्ट, थार मरुस्थल के किस भाग में बालूका स्तूपों का पूर्ण अभाव है? मतलब वहां पर बिल्कुल बालूका स्तूप नहीं पाए जाते और यहां पर सेडिमेंट रॉक पाई जाती है, अवसादी सेलें सेडिमेंट रॉक से ढका हुआ है। आपके पास में ऑप्शन है शेखावाटी प्रदेश, बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो चट्टानी प्रदेश, या आकलवुड फॉसिल पार्क, या घग्गर का मैदान। तो घग्गर के मैदान में तो आपने ध्यान होगा कि इस वाले भाग में सूरतगढ़ के आसपास में जो बालूका स्तूप पाए जाते हैं। शेखावाटी वाले प्रदेश में भी बालूका स्तूप पाए जाते हैं। बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर का जो चट्टानी प्रदेश है इसमें भी बालूका स्तूप पाए जाते हैं, जिन्हें जो चट्टानी बालूका स्तूप, चट्टानी जो क्षेत्र है उसको हम मध्य बोलते हैं। लेकिन जहां बालूका स्तूपों का पूर्ण रूप से अभाव पाया जाता है और अवसादी सेल जहां पाई जाती है, जहां अवसादों का जमाव पाया जाता है, बहुत समय पहले वहां पर वनस्पतियां दब गई थी और बाद में उनका रूपांतरण हो गया। तो वो जो वुड फॉसिल पार्क है, फॉसिल का मतलब होता है जीवाश्म, तो जीवाश्म है, इसका मतलब वो वहां पर अवसादों का जमाव हुआ है। तो अवसादी सेल जहां पाई जाती है वो कहां पर पाई जाएगी? जहां जीवाश्म पाए जाएंगे। और जीवाश्म कहां पर है? जैसलमेर में एक जगह है आकलवुड फॉसिल पार्क। ये जो आकलवुड फॉसिल पार्क है इस स्थान पे बालूका स्तूप नहीं देखने को मिलेंगे। आपको कभी जैसलमेर जाने का मौका मिले तो जैसलमेर के बिल्कुल पास में, ज्यादा दूर नहीं है, बाड़मेर की तरफ जाते हैं उस रोड पर आपको आकलवुड फॉसिल पार्क देखने को मिलेगा। वहां जाइए आपको, तो वहां कोई बालूका स्तूप नहीं है, चारों तरफ चट्टान ही चट्टान देखने को मिलेगी और अवसादी सेलों का जमाव है वहां देखने को मिलेगा। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आकलवुड फॉसिल पार्क। नेक्स्ट, 56 का मैदान राजस्थान की किस नदी बेसिन का भाग है? तो आपको ध्यान होगा कि जो 56 का मैदान है वो कहां पर है? ये जो हमारे राजस्थान का जो ये दक्षिणी भाग है, यहां पर एक नदी चलती है जिसको ध्यान हो तो माही नदी, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ का जो क्षेत्र है यहाँ पर 56 का मैदान स्थित है। तो ये कौन सा भाग हो जाएगा? मध्य माही बेसिन है। सिंपल सा सवाल था। तो 56 का मैदान है वो मध्य माही बेसिन का, जो इस नदी बेसिन का एक भाग है। ठीक है, लूनी बेसिन तो पश्चिमी राजस्थान में, जहाँ 56 का मैदान नहीं है। 56 की पहाड़ियां पूछे तो लूनी नदी बेसिन के पास में। ठीक है, चंबल बेसिन भी नहीं होगा और बनास बेसिन भी नहीं होगा। तो इसका सही उत्तर है मध्य माही बेसिन। तो माही नदी के आसपास का जो क्षेत्र है वो 56 का मैदान वहां पर स्थित है। नेक्स्ट, राजस्थान का कौन सा क्षेत्र उत्खात शिलाकृति, वेटलैंड टोपोग्राफी? आपको ध्यान होगा जब नदियां हैं वो अवनालिका अपर्दन, जिसको गली इरोजन बोलते हैं, अवनालिका अपर्दन कर देती है तो अपने बहाव क्षेत्र के अंदर बहुत गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती है और वो गड्ढों वाली जो स्थान है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त होती है, कृषि करने लायक जमीन नहीं रहती। ऐसी जमीन को हम वेटलैंड बोलते हैं। कैसे, क्या बोलते हैं? वेटलैंड। तो ये जो वेटलैंड टोपोग्राफी है उत्खात शिलाकृति है, राजस्थान के कौन से क्षेत्र में है? पहला है बनास का मैदान, दूसरा चंबल बेसिन, तीसरा शेखावाटी प्रदेश, चौथा दक्षिण पूर्वी पठार। तो आपको ध्यान होगा कि जो चंबल नदी का क्षेत्र है, आपने बहुत सारी मूवी में भी देखा होगा, चंबल के डाकू, बीहड़ के डाकू। तो ये जो उत्खात शिलाकृति है इसको बीहड़ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं इनको? बीहड़। और बीहड़ कहाँ के प्रसिद्ध है? जो चंबल नदी का जो क्षेत्र है चंबल बेसिन, वहां पर ये उत्खात शिलाकृति वेटलैंड टोपोग्राफी पाई जाती है जो मृदा अपरदन का परिणाम होती है। किसका परिणाम है? मृदा अपरदन का। और कौन सा अपरदन होता है वहां पर? अवनालिका अपरदन। अवनालिका अपरदन, जिसमें नदियां हैं वो लंबवत रूप से गहराई के अंदर बहुत गहरे गहरे गड्ढों का निर्माण कर देती है और वो स्थान है वो कृषि के लिए अनुपयुक्त हो जाता है। और वो जो गहरे गड्ढे हैं वो इन डाकुओं की शरण स्थली के रूप में जाना जाता है, जहां पर बड़े बड़े गड्ढों के अंदर वो डाकू है वो जाके छिप जाते हैं। अगला है राजस्थान का सबसे ऊंचा शिखर जिसका नाम है गुरु शिखर, किस श्रेणी का हिस्सा है? ये अच्छा सवाल है।
आपको हमें ये तो ध्यान है कि गुरु शिखर अरावली की चोटी है, लेकिन वहां आपसे ये पूछ लेगी उत्तरी अरावली का पोर्शन है या मध्य अरावली का है या दक्षिणी अरावली का है, तब समस्या रहती है। तो ये ध्यान होगा आपको कि जो उत्तरी अरावली के आसपास का जो क्षेत्र है, उत्तरी अरावली में इसमें तो अलवर वाला वो एरिया आएगा, अलवर जयपुर दौसा वाला। मध्य अरावली के अंदर अजमेर टोंक के आसपास का और ये भूभाग आएगा, जबकि ये दक्षिणी अरावली का जो भाग है ये सिरोही और इसके आसपास के क्षेत्र में है, इसलिए दक्षिणी अरावली इसका उत्तर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर क्या है? गुरु शिखर अरावली के दक्षिणी अरावली वाला जो क्षेत्र है उसका भाग है। नेक्स्ट सवाल, जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र, गंगानगर का जो सूरतगढ़ क्षेत्र है उसमें किस प्रकार के बालू का स्तूप पाए जाते हैं? ये जो जैसलमेर के आसपास का जो क्षेत्र है यहाँ पर आपको किस प्रकार के बालू का स्तूप है वो देखने को मिलेंगे। तो आपके सामने चार ऑप्शन है। पहला है पैराबोलिक बालू का स्तूप, दूसरा है बरखान या अर्धचंद्राकार, तीसरा है तारा बालू का स्तूप और चौथा है पवनानुवर्ती बालू का स्तूप। तो कौन सा बालू का स्तूप आपको जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण क्षेत्र में, गंगानगर के जो सूरतगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर देखने को मिलेगा? तो पैराबोलिक, बरखान, तारा और पवनानुवर्ती। ठीक है, तो इसका सही उत्तर होगा जो तारा बालू का स्तूप है, स्टार जो बालू का स्तूप है वो आपको जैसलमेर के मोहनगढ़ और पोखरण वाला क्षेत्र है वहां, और गंगानगर का जो सूरतगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर तारा बालू का स्तूप देखने को मिलेंगे। मतलब ये ऐसे बालू का स्तूप है, इस प्रकार के स्टार नुमा आकृति बनती है। ठीक है ना, बीच में ये रेत होगी, चारों तरफ ये रेत का विस्तार इस दिशा में होगा, स्टार नुमा। ठीक है, तो तारा बालू का स्तूप कहां देखने को मिलेगा? मोहनगढ़ और पोखरण जैसलमेर में, और गंगानगर का जो सूरतगढ़ वाला क्षेत्र है वहां पर तारा का बालू स्तूप होगा। नेक्स्ट, लूणी बेसिन को किस अन्य नाम से जाना जाता है? ये आपको ध्यान होगा, लूणी बेसिन है जो लूणी नदी का क्षेत्र है, वागड़ प्रदेश, ये माही नदी का जो क्षेत्र है वो वाला वागड़ प्रदेश है, बांगर प्रदेश और हाड़ौती प्रदेश। तो हाड़ौती प्रदेश में तो कौन सी नदी आ गई? चंबल नदी, और वो वाला जो क्षेत्र है चंबल परवन के उनके आसपास का दक्षिण पूर्वी, तो ये तो नहीं होगा, माही वाला वागड़ नहीं होगा। अब बांगर प्रदेश और गोंडवाना प्रदेश, इन दो में से कौन सा होगा? तो ये आपको ध्यान होगा कि जहाँ से लूणी नदी प्रवाहित होती है, जिसमें मोटे तौर पे जब लास्ट में प्रवाहित होती है तो पाली और जालोर बाड़मेर के आसपास का क्षेत्र, जिसमें मुख्य रूप से पाली और जालोर का जो क्षेत्र है ये गोडवाड़ प्रदेश कहलाता है। कौन सा कहलाता है? गोडवाड़, जहाँ पर गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। कौन सी बोली बोली जाती है? गोडवाड़ी बोली बोली जाती है। तो ये जो क्षेत्र है वो लूणी बेसिन का दूसरा नाम है, तो गोडवाड़ प्रदेश लूणी बेसिन को कहते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत श्रेणियां अर्धचंद्राकार रूप में फैली हुई है? अर्धचंद्राकार मतलब इस प्रकार की आकृति में कोई पर्वत श्रेणियां फैली हुई है। तो ये राजस्थान में कौन सी पर्वत श्रेणियां हैं? वो इस प्रकार के जो ये जो ऐसा फॉर्म है इस प्रकार के रूप में आपको देखने को मिलेगी। नागपाड़ और हर्ष की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां आपको ध्यान हो तो सीकर वाला जो क्षेत्र, नागपाड़ अजमेर वाला, आगू पर्वत और जरगा पहाड़ियां, मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ी, या तारागढ़ और जयगढ़ की पहाड़ियां। ठीक है, तो ये नागपाड़ और हर्ष, आगू पर्वत, जरगा, मुकुंद और तारागढ़ और जयगढ़, ये तो मोटे तौर पर अरावली का पोर्शन माना जाता है। लेकिन जो मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ियां हैं, ये पहाड़ियों इस प्रकार से अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलेगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ी। ठीक है, मुकुंदरा हिल्स आपको ध्यान होगा कोटा वाला, और बूंदी की जो पहाड़ियां हैं ये आपको अर्धचंद्राकार रूप में देखने को मिलेगी। तो इसका सही उत्तर होगा मुकुंदरा की पहाड़ी और बूंदी की पहाड़ियां। नेक्स्ट है रामगढ़ क्रेटर, जिसे भारत का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल घोषित किया गया, किस भौगोलिक प्रदेश में स्थित है? देखो, रामगढ़ क्रेटर है ना, आपको ध्यान होगा कि रामगढ़ क्रेटर कहां पर है? ये जो अपना जो हाड़ौती प्रदेश है, इस हाड़ौती प्रदेश में एक जगह है रामगढ़। ठीक है, रामगढ़ में उल्कापात होने के कारण एक क्रेटर का निर्माण हो गया,
और उस क्रेटर को जियो हेरिटेज घोषित किया गया। क्या किया गया? जियो हेरिटेज। मतलब ये एक ऐसा स्थल है जो जहाँ की भूगर्भीय विशेषताओं के कारण वो एक हेरिटेज का रूप है। तो भू विरासत स्थल रामगढ़ क्रेटर ये पहला अधिसूचित नोटिफाइड जियो हेरिटेज स्थल घोषित किया गया। राजस्थान के कौन से भाग में है? तो ये कौन से भाग में? हाड़ौती प्रदेश में। और हाड़ौती प्रदेश का दूसरा नाम क्या है? दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश। इसलिए रामगढ़ क्रेटर दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश का हिस्सा है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पठार का उप प्रदेश नहीं है? दक्षिण पूर्वी जो पठार है, इस दक्षिण पूर्वी पठार में कौन कौन से, मतलब एक बड़ा प्रदेश होता है उसके उप प्रदेश होते हैं, तो कौन सा इनमें से उप प्रदेश नहीं है? नदी निर्मित मैदान, बिल्कुल, वहां पर बहुत सारी नदियां भी प्रवाहित होती है जिनके द्वारा जो मैदान निर्मित हुआ वो नदी निर्मित मैदान है। शाहाबाद का उच्च स्थल, शाहाबाद ये भी दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित है। बोराट का पठार, ये बोराट का पठार दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश में स्थित नहीं है, जबकि झालावाड़ का पठार स्थित है, इसलिए बोराट का पठार इसका उप प्रदेश नहीं है। जबकि नदी निर्मित मैदान, शाहाबाद की जो उच्च भूमि या उच्च स्थल और झालावाड़ का पठार, ये तीनों तो क्या है? दक्षिण पूर्वी पठार के उप प्रदेश है, लेकिन बोराट का पठार इसके उप प्रदेश नहीं है। नेक्स्ट सवाल, अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार राजस्थान में किस दिशा से किस दिशा तक है? देखो अरावली है ना, ये मैं राजस्थान बना रहा हूं ऐसे मोटे तौर पे, और ऐसे अरावली फैली हुई है, तो ये कौन सी दिशा है? उत्तर पूर्व। ये कौन सी है? दक्षिण पश्चिम। तो उत्तर से दक्षिण नहीं, पूर्व से पश्चिम नहीं, उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम, बिल्कुल। तो राजस्थान में जो अरावली पर्वत श्रेणी है वो उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा की तरफ फैली हुई है। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश का सामान्य ढाल किस दिशा में है? जो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसका ढाल कौन सी दिशा में? तो आपको ध्यान होगा कि जो लूनी नदी है, ये अजमेर के आसपास से उद्गम होता है इसका, ठीक है। फिर ये इधर बिलाड़ा से होती हुई, जैतान बिलाड़ा के आसपास से होती हुई, फिर जोधपुर वाला जो क्षेत्र है वहाँ से होती हुई, बाड़मेर पाली के आसपास से होते हुए ये जालौर होते हुए इस दिशा में जाती है, ठीक है। तो पहला उत्तर से दक्षिण, यदि नदी इस दिशा में आती तो हम मान लेते हैं कि ढाल इस दिशा में, क्योंकि ढाल का निर्धारण नदियों की दिशा के आधार पर किया जाता है कि जिस दिशा में नदी जा रही है इसका मतलब है कि वो दिशा क्या है? ढलान वाली है, नीचे की तरफ, इसलिए वो ढाल उसकी तरफ होगा। तो उत्तर से दक्षिण तो नहीं होगा, पूर्व से पश्चिम नहीं, पूर्व से पश्चिम तथा उत्तर से दक्षिण। देखो पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, पूर्व से पश्चिम आई फिर उत्तर से दक्षिण आ गई, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा सही। जबकि पश्चिम से पूर्व मतलब नदी इस दिशा में जा रही हो ऐसा नहीं है, ठीक है। तो ये हमारा उत्तर से होगा, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण। अगला, जयसमंद झील के पूर्व में स्थित विच्छेदित और अपरदित पठार को किस नाम से जाना जाता है? देखो एक झील है जिसका नाम है जो राजसमंद, ठीक है। एक है ये जयसमंद जो उदयपुर में है। तो हमारी जो जयसमंद झील है इसके पूर्व में एक पठार स्थित है जो विच्छेदित है। विच्छेदित का मतलब है कि कटा फटा है, ठीक है। और अपरदित है, इसका मतलब उसका अपरदन हो चुका है। इसको किस नाम से जाना जाता है? बोराट का पठार, उड़िया का पठार, लसाड़िया का पठार या हाड़ौती का पठार? तो देखो जयसमंद झील के आसपास हाड़ौती का पठार तो है नहीं, उड़िया का पठार भी नहीं है और बोराट का पठार भी नहीं है। ये जो इस भाग में है लसाड़िया का पठार स्थित है। कौन सा पठार स्थित है? जयसमंद झील के पूर्व में जो पठार स्थित है उसका नाम है लसाड़िया का पठार। कौन सा पठार है? लसाड़िया का पठार है, वो जयसमंद झील के पूर्व में स्थित है और कटा फटा हुआ है, विच्छेदित भी है। अगला सवाल है कि किस नदी बेसिन का प्रवाह क्षेत्र डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग को सम्मिलित करते हुए होता है? इनमें से कौन सी नदी ऐसी है जिसका प्रवाह डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़? तो ये तो इजी है, कौन सी नदी है? पहले भी आ चुका है, माही बेसिन है। इसका प्रवाह क्षेत्र पर डूंगरपुर, बांसवाड़ा और चित्तौड़गढ़ के दक्षिणी भाग में होता है। नेक्स्ट, राजस्थान के किस स्थान पर घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू टाइप की पर्वत श्रेणी है? आबू पर्वत में, रामगढ़ कस्बा में, तारागढ़ में या मुकुंदरा के अंदर? तो आपको जो घोड़े की नाल की आकृति है हॉर्स शू टाइप की पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी, वो इनमें कौन से स्थान पर देखने को मिलेगी? पहला है आबू पर्वत पे, रामगढ़ कस्बा, अब ये कौन से क्षेत्र में? हाड़ौती वाले में। तारागढ़ कहाँ है? अजमेर में। और मुकुंदरा कहाँ है? कोटा वाला जो क्षेत्र है
इस वाले भाग में। तो ये जो घोड़े की नाल की आकृति वाली जो पर्वत श्रेणी है ना, वो ये कहाँ देखने को मिलेगी? रामगढ़, जो बूंदी वाला जो क्षेत्र है, वो उस वाले भाग में आपको रामगढ़ जो कस्बा है वहां पर घोड़े की नाल की आकृति हॉर्स शू टाइप की पर्वत श्रेणी देखने को मिलेगी। तो हॉर्स शू टाइप पर्वत श्रेणी आ जाए तो सही उत्तर होगा रामगढ़। क्या सही उत्तर होगा? रामगढ़। नेक्स्ट, शेखावाटी प्रदेश में कौन सी नदी अंत प्रवाहित होती हुई राजगढ़ के निकट रेत में समा जाती है? तो आपको ध्यान होगा शेखावाटी की जो प्रमुख नदी है वो कौन सी है? कांतली नदी। कौन सी नदी है? कांतली नदी। कांतली नदी अंत प्रवाहित नदी है, इसका मतलब है कि कोई भी समुद्र में जाके ये नहीं गिरती और राजगढ़ के निकट जाकर और रेत में समा जाती है, इसलिए इसका सही उत्तर होगा कांतली नदी। ठीक है, मेहता, रूपनगढ़ और ये नाम तो आपने सुना होगा, ये सामंत झील से संबंधित वाली नदियां हैं, जबकि कांतली नदी है वो शेखावाटी में अंत प्रवाहित नदी है। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान के पूर्वी मैदान की सीमा निर्धारित करता है? राजस्थान का जो पूर्वी मैदान है उसकी सीमा कौन बनाता है? अरावली श्रेणी और महान भारतीय मरुस्थल, 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, विंध्यन पठार और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, या चंबल बेसिन और माही बेसिन। तो राजस्थान का ये जो 4 भौतिक प्रदेश देखे हमने, इसमें जो पूर्वी मैदानी भाग है ये, इस पूर्वी मैदानी भाग में इधर अरावली थी और इधर है दक्षिण पूर्वी पठार, जो हाड़ौती का पठार है, दक्षिण पूर्वी पठार। तो देखो अरावली पर्वतमाला है ना, ये वाली 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा वाली लाइन है अरावली वाली, तो 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा तो इसकी पश्चिमी सीमा बनाती है, जबकि दक्षिण पूर्वी सीमा है ये इसका दक्षिण पूर्वी पठार है, जिसको विंध्यन पठार, जो हाड़ौती पठार है वो विंध्यन पठार का हिस्सा है, इसलिए विंध्यन पठार और 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल है कि अजमेर के दक्षिण पश्चिमी भाग में स्थित सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां किस नाम से जानी जाती है? अजमेर का जो दक्षिण पश्चिमी भाग है वहां पर सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां देखने को मिलेगी, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? मेरवाड़ा की पहाड़ियां, हर्ष की पहाड़ियां, नाग पहाड़ियां, तारागढ़। ठीक है, तो ये भी जो अजमेर के आसपास वाला भाग है, अजमेर मेरवाड़ा क्षेत्र, वहां की पहाड़ियां हैं, हर्ष सीकर में है, नाग पहाड़ अजमेर में है और तारागढ़ अजमेर में है। तो ये सर्पिलाकार आकृति वाली है, इसलिए इसका नाम ही क्या है? नाग पहाड़। ठीक है, तो नाग पहाड़ जो पर्वत श्रेणी है वो आपको सर्पिलाकार रूप में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी भाग में जो सर्पिलाकार, अजमेर के जो दक्षिण पश्चिमी भाग में सर्पिलाकार पर्वत श्रेणियां हैं उन्हें नाग पहाड़ के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट सवाल है हमारा कि पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मार्च से सितंबर के मध्य प्रवाहित होने वाली हवाओं की दिशा के अनुरूप किस प्रकार के बालुका स्तूपों का निर्माण हुआ है? जो हमारा पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश है उसमें मार्च से लेकर सितंबर के बीच में जो हवाएं प्रवाहित होती है उनकी दिशा के अनुरूप, जब जो बालुका स्तूप दिशाओं के अनुरूप बनते हैं, दिशाओं के अनुरूप बनते हैं, उनको पवनानुवर्ती बोलते हैं। पवनानुवर्ती क्या बोलते हैं? पवनानुवर्ती। और जो पवनों की दिशा इधर है और वो इसके लंबवत बन रहे हैं तो उनको क्या बोलेंगे? अवरोधिक। पैराबोलिक इस प्रकार के जो बनेंगे वो पैराबोलिक है। बरखान अर्धचंद्राकार आकृति में बनेंगे वो बरखान है। इसलिए इसका सही उत्तर हो जाएगा सी, पवनानुवर्ती बालुका स्तूप है वो हवाओं की दिशा के अनुरूप बनते हैं। नेक्स्ट, नाली किस नदी के तल का स्थानीय नाम है? तो ये बहुत सिंपल सा सवाल है कि नाली कौन सी नदी के तल को बोलते हैं? तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? आप सभी को ध्यान है, घग्गर नदी का जो तल है उस तली को क्या बोलते हैं? नाली बोलते हैं। नेक्स्ट, राजस्थान में गिरवा किससे कहा जाता है? गिरवा क्या है राजस्थान में? सिरोही के पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाने वाली पहाड़ियां, उदयपुर बेसिन को घेरे हुए पहाड़ी स्कंद, सिरोही में स्थित एक पठार या सिरोही में स्थित एक दर्रा। तो आपको ध्यान होगा गिरवा कहाँ है? उदयपुर में। 3 जगह सिरोही नाम है तो इसलिए ये तीनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे? कट हो जाएंगे। सही उत्तर हो जाएगा उदयपुर बेसिन को घेरे हुए पहाड़ी स्कंद को गिरवा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? गिरवा। नेक्स्ट, पश्चिमी राजस्थान में कौन सी लवणीय गर्त नहीं पाए जाते हैं? मतलब जो कौन से लवणीय गर्त या रण नहीं पाए जाते हैं? तो देखो डीडवाना कहाँ है? पश्चिमी राजस्थान में। पचपदरा पश्चिमी राजस्थान में। सांबर पश्चिमी राजस्थान का जो क्षेत्र है नागौर और जयपुर की सीमा के बीच में। और पुष्कर है ये अजमेर में है।
और पुष्कर लवणीय गर्त नहीं है, बिल्कुल मीठा जल है वहां पर, इसलिए ये तीनों लवणीय है, लेकिन ये लवणीय नहीं है, इसलिए इससे उत्तर क्या हो जाएगा, पुष्कर है, वो लवणीय गर्त नहीं है। मध्य अरावली प्रदेश में स्थित बर, दर्रा, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, देखो बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, ये चारों दर्रे कहां पर है, तो ये आपको ध्यान होगा, जब हम जोधपुर से जयपुर आप यदि इस रास्ते से चले हो तो बीच में एक जगह आती है बर, ठीक है, वो बड़ दर्रा है, वहां पर पहाड़ों के बीच में काट कर जो सड़क बनाई हुई है वो बड़ दर्रा है। तो बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट, ये जो चारों दर्रे हैं वो ब्यावर तहसील में, कौन सी जगह पर है, अब ब्यावर को जिला भी बना दिया गया है, तो ब्यावर में बर, परवेरिया, शिवपुर घाट और सूरा घाट ये चारों स्थित है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ब्यावर। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान का पहला अधिसूचित भू विरासत स्थल है, अभी पहले बात हो चुकी है, जियोलॉजिकल हेरिटेज साइट कौन सी है जो पहली अधिसूचित, जिसका नाम क्या है, रामगढ़ क्रेटर है, क्या है, रामगढ़ क्रेटर। नेक्स्ट, शेखावटी प्रदेश में बालूका स्तूपों पर वनस्पति होने का प्रमुख कारण, शेखावटी में जो बालूका स्तूप है वहां पर आपको वो वनस्पति रहित नहीं देखने को मिलेंगे, उन पर भी कुछ वनस्पतियों की मात्रा देखने को मिलेगी, तो वो वनस्पति वहां पर क्यों है, उसका कारण पूछा है आपसे। पहला ऑप्शन है नदियों की बहुतायत, क्या शेखावटी प्रदेश में बहुत सारी नदियां हैं, बहुत कम नदियां हैं, और वो भी अंत प्रवाह वाली नदियां हैं जिसकी बहुत लंबाई भी कम है, इसलिए नदियों की बहुतायत वाला जो ऑप्शन है वो तो गलत हो जाएगा। उपजाऊ मिट्टी, ऐसा भी नहीं है कि कोई काली मिट्टी है शेखावटी प्रदेश में वो जो बहुत ज्यादा उपजाऊ है, यहाँ जलोढ़ मृदा है, नदियां बह रही है और अपने साथ में जलोढ़ लाकर उन्होंने मिट्टियों का निर्माण कर दिया, ये भी ऑप्शन गलत है। कम मानवीय हस्तक्षेप, शेखावटी में लोग तो रहते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वहां पर मानवीय हस्तक्षेप बिल्कुल नहीं है, ये एक ऑप्शन है कि अपेक्षाकृत, बहुत ज्यादा वर्षा तो नहीं है लेकिन तुलनात्मक रूप से जो शेखावटी प्रदेश में अपेक्षाकृत अधिक वर्षा होने के कारण वहां पर आपको बालूका स्तूपों पर वनस्पति देखने को मिलेगी, तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के किस भाग में छोटी छोटी ग्रेनाइट, सैंडस्टोन और चूना पत्थर की, मतलब कुल मिलाकर आपको ये कह रहे हैं कि वहां पर चट्टानें देखने को मिल रही है, उन चट्टानों की एकाकी पहाड़ियां मिलती है। पश्चिमी राजस्थान में चट्टानों की एकाकी पहाड़ियां कौन से क्षेत्र में देखने को मिलेगी आपको, लूनी बेसिन में, बाफ फलोदी क्षेत्र में, गग्गर का मैदान में, या महान मरुस्थल के अंदर, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में ये जो बाफ फलोदी का जो क्षेत्र है, जहां पर आपने सुना होगा बाउल्डर किले भी मिले हैं, जो हिमनद के या यहाँ पर हिमानी निक्षेप के जो अवशेष है उनके रूप में हम पढ़ते हैं इनको, बाप वाला जो बाप बाउल्डर किले हैं उसके बारे में, कि यहाँ पर हिम युग के कुछ जो अवशेष है यहाँ इसके प्रमाण देखने को मिलता है। तो जो बाप फलोदी क्षेत्र है यहाँ पर आपको कुछ एकाकी पहाड़ियाँ, अलग अलग स्थानों पर छोटी छोटी पहाड़ियाँ देखने को मिलेगी जो पथरीली होती है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बाप फलोदी क्षेत्र। नेक्स्ट, राजस्थान में किस पर्वत शिखर की ऊंचाई 5650 फीट या 1722 मीटर है। देखो बहुत बार यूं भी हो सकता है कि आपको मीटर में नहीं दे और फीट में दे दे, तो वो विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाएंगे जिनको ये ध्यान नहीं होता कि 1 मीटर में कितने फीट होते हैं, इसलिए ये ध्यान रखना 5650 5650, ठीक है। ये क्या है, गुरु शिखर की ऊंचाई है। 1722 तो हम जानते हैं 1722 गुरु शिखर की ऊंचाई है, लेकिन फीट में पूछ ले तो 5650 फीट है, ठीक है ना। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा गुरु शिखर की ऊंचाई दे रखी है। तो इन्होंने पूछा है ये किसकी ऊंचाई है, तो ये गुरु शिखर की ऊंचाई है। मुकुंदरा की पर्वत श्रेणी की ऊंचाई क्या है। मुकुंदरा जो पर्वत श्रेणी है, कोटा वाला जो भूभाग है, उस पर्वत श्रेणी की ऊंचाई पूछी है। पहला है 300 से 350, दूसरा है 335 से 503, तीसरा है 400 से 600 मीटर और चौथा है 1000 मीटर से अधिक, ठीक है। तो 1000 मीटर से अधिक तो बिल्कुल संभावना नहीं है, इन तीनों में से कोई एक होगा। सही उत्तर है 335 से 503 मीटर के बीच में मुकुंदरा पर्वत की ऊंचाई हुई। तो ये ध्यान रखना 335 से 503 की ऊंचाई मुकुंदरा पर्वत श्रेणी की है। किस मरुस्थलीय प्रदेश में पवन क्रिया का प्रभुत्व है। देखो नदी प्रदेश में किसका ज्यादा प्रभुत्व होता है, जल का। जो हिमनद प्रदेश है, ग्लेशियर है, वहां पर किसका, हिमानी का, हिमनद का। जो चूना प्रदेश है वहां पर काष्ठ शिलाकृतियों का प्रभाव पाया जाता है। तो जो मरुस्थलीय प्रदेश है यहाँ पर जो मुख्य
अपर्दन का कारक है वो कौन सा है? पवन होता है। कौन सा है? पवन। ठीक है, तो इस पवन क्रिया का प्रभुत्व है और इसे मरु प्रदेश भी कहा गया है। तो कौन सा मरुस्थलीय प्रदेश है? शुष्क रेतीला प्रदेश, लूनी जवाई बेसिन, शेखावटी या घग्गर का मैदान। तो मरु प्रदेश तो किसको बोलेंगे? जो बिल्कुल शुष्क रेतीला प्रदेश है, सबसे पश्चिमी भाग में स्थित है, इसको मरु प्रदेश कहते हैं। और यहाँ पर पवन क्रिया का प्रभाव अधिक देखने को मिलेगा। आपको गर्मियों में लू प्रवाहित होती हुई देखने को मिलेगी। लू के थपेड़े यहाँ पर आपको महसूस होंगे शुष्क रेतीले प्रदेश में। राजस्थान की किस पठार पर काली मिट्टी का विस्तार है? काली मिट्टी है ना, ये राजस्थान के किस पठार पर देखने को मिलेगी? तो ये आपको ध्यान होगा कि जो विंध्यन पठारी भाग है, जिसका हिस्सा हमारा हाड़ौती का पठार है, यहाँ पर दक्कन लावा प्रवाह हुआ था। दक्कन लावा प्रवाह से जो काली मिट्टी बनी थी, उसी काली मिट्टी का ये जो हाड़ौती का पठार है, ये इसी का हिस्सा है दक्कन लावा के विंध्यन पठार का। और इस विंध्यन पठारी भूभाग में हाड़ौती का पठार भी उसी का हिस्सा है, इसलिए हाड़ौती के पठारी जो भाग है वहां पर आपको काली मिट्टी देखने को मिलेगी, जो कपास की कृषि के लिए अधिक उपयुक्त होती है। तो काली मिट्टी का विस्तार राजस्थान में हाड़ौती के पठार वाले भाग में देखने को मिलेगा। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? 3 कथन गलत होंगे, 1 कथन सही होगा। देखो, अरावली पर्वत श्रेणी मानसून के समानांतर फैली होने के कारण यह अत्यधिक वर्षा होती है। देखो, हमारा जो मानसून है राजस्थान वाला, ये मुख्य रूप से इस दिशा में आता है, दक्षिण पश्चिमी भाग से आता है, उत्तर पूर्व की तरफ जाता है। अरावली पर्वतमाला यूं है, ये मानसून जो अरब सागर से आ रहा है, ये इसके समानांतर चला जाता है। अरावली इसको रोक नहीं पाती, इसलिए वर्षा कम होती है। तो ये कथन तो गलत हो गया, अत्यधिक वर्षा का कारण नहीं है। दूसरा, अरावली पर्वत श्रेणी मानसून के समानांतर होने के कारण मानसून यहाँ बिन बरसे चले जाते हैं। बिन बरसे तो चले जाते हैं, ये बात तो ठीक है, लेकिन मानसून के समानांतर नहीं। अरावली पर्वत श्रेणी मानसून के समानांतर होने के कारण, बिल्कुल मानसून के समानांतर है अरावली, इसलिए मानसून यहाँ बिन बरसे ही चले जाते हैं। ये हमारा उत्तर है, वो सही होगा। तीसरा ऑप्शन देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी मानसून को रोककर पश्चिमी राजस्थान में वर्षा करती है। नहीं, मानसून को रोक नहीं पाती, ये कथन गलत है। अरावली पर्वत श्रेणी का जलवायु पर कोई विशेष प्रभाव नहीं। बिल्कुल प्रभाव है, कैसे नहीं है? प्रभाव ये हो गया कि इसने पश्चिमी राजस्थान में कम वर्षा का जो मुख्य कारण है उसमें सहायता प्रदान की है। ठीक है, क्योंकि ये मानसून के समानांतर है और समानांतर होने के कारण मानसून बिना बरसे ही इसके पैरेलल आगे चले जाते हैं। तो बी उत्तर हमारा सही होगा। अगला सवाल है, राजस्थान में किस प्रदेश को नदी बेसिन कहना अधिक उपयुक्त होगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, ये तो देखो समुद्र का अवशेष। अरावली पर्वतीय प्रदेश कोई बेसिन नहीं है, ये तो जल विभाजक बोलेंगे तो अरावली पर्वतीय प्रदेश सही होगा। पूर्वी मैदानी प्रदेश, ये जो मैदानों का निर्माण किसके द्वारा होता है? नदियों द्वारा लाई गई, नदियों द्वारा लाए गए जलोढ़ निक्षेपों के कारण। तो और इन नदियों के जलोढ़ निक्षेपों के कारण ये मैदान बना है पूर्वी मैदानी प्रदेश। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश को हम नदी बेसिन कह सकते हैं। नेक्स्ट, किस नदी का उद्गम अजमेर के निकट अरावली पर्वत से होता है और ये कच्छ के रण में? तो ये आपको ध्यान होगा कि जो लूणी नदी है वो अजमेर के निकट अरावली पर्वत पर नागपाड़ से निकलती है और अंत में ये कच्छ के रण में जाकर समाहित हो जाती है। तो इसका सही उत्तर होगा लूणी नदी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा बरखान बालू का स्तूप का उदाहरण नहीं है? तो इनमें से 3 तो बरखान बालू का स्तूप के उदाहरण है। पालेरी जो चूरू वाला क्षेत्र है, यहाँ पर बरखान पाए जाते हैं। जैसलमेर में भी बरखान पाए जाते हैं, सूरतगढ़ में भी बरखान पाए जाते हैं। क्योंकि यहाँ रामगढ़ तो क्या है, क्रेटर है, तो ये बरखान बालू का स्तूप का उदाहरण नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा रामगढ़। नेक्स्ट, जोधपुर बाड़मेर जिलों में पवनानुवर्ती बालू का स्तूपों के विस्तार के पीछे क्या कारण है? बाड़मेर और जोधपुर में जो पवन के अनुवर्ती, पवन की दिशा के सहारे जो बालू का स्तूप बने, उनके पीछे क्या कारण है? पहला, ये बालू का स्तूप वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत है। ये वनस्पति के जमाव से बनते हैं। देख, वनस्पति का जमाव तो ये जैसे पवन यूं चल रही है और यूं वनस्पति है तो ये हो सकता है, ये ऑप्शन तो नहीं होगा। ये केवल चट्टानी क्षेत्रों में पाए जाते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये कच्छ की खाड़ी से आने वाली हवाओं से बनते हैं। यहाँ 2 है हमारे पास में, कि कच्छ की खाड़ी से आने वाली हवाओं से बनेंगे या ये बालू का स्तूप वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत होंगे। तो देखो, जैसे नाम लिखा हुआ है कि पवनानुवर्ती है, तो पवन के अनुवर्ती है, इसका मतलब वायु की दिशा के अनुरूप विस्तृत है। तो हमारा ए ऑप्शन है, ये हो जाएगा राइट।
अगला, राजस्थान का कौन सा भौगोलिक प्रदेश मालवा के पठार का ही विस्तार है? जो मालवा पठार का विस्तार मानते हैं वो किसको मानते हैं हम? दक्षिण पूर्वी जो पठारी प्रदेश है इसको मालवा के जो पठार का विस्तार मानते हैं। तो ये सिंपल सा सवाल है, सी ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। नेक्स्ट, शेखावटी प्रदेश में कौन सी नदी अरावली पहाड़ियों से निकलकर सांभर झील में गिर जाती है? देखो, शेखावटी प्रदेश में एक नदी ऐसी है जो अरावली पहाड़ियों से निकलती है और सांभर झील में गिर जाती है। कांतली सांभर में गिरती नहीं है। रूपारेल और साबी ये भी नहीं है। मैथा रूपनगढ़ आपने सुना होगा, ठीक है। तो मैथा और रूपनगढ़, तो मैथा यहाँ ऑप्शन में दे रखा है, इसलिए मैथा क्या होगा? ये वो नदी है जो सांभर झील में गिरने वाली है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मैथा। रूपनगढ़ और यहाँ रूपा रेल दे रखा है, ये इसलिए ये हो जाएगा गलत, ठीक है। मैथा सांभर झील में गिरने वाली नदी है, तो ऑप्शन हो जाएगा बी राइट। बनास का मैदान किस नदी के प्रवाह क्षेत्र में स्थित है? बहुत सिंपल सा पूछा है। बनास का मैदान है तो वो वहां कौन सी नदी प्रवाहित हो रही है? बनास खुद ही प्रवाहित हो रही है, तो बनास का मैदान बनास के जो अपवाह क्षेत्र है उसी में स्थित है। राजस्थान के कुल भूभाग का लगभग कितना प्रतिशत पूर्वी मैदानी प्रदेश के अंतर्गत आता है? तो ये आपको ध्यान होगा, जो हमारा पूर्वी मैदानी प्रदेश है 60-61% भाग तो हमारा किसमें चला जाएगा? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश के अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो जो 23.3% जो भाग है वो किसका है? हमारे पूर्वी मैदानी प्रदेश का है। किसका है? पूर्वी मैदानी प्रदेश का। तो पूर्वी मैदानी प्रदेश राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्र का कितना भूभाग है? तो ये इसका उत्तर होगा 23.3% भाग है वो पूर्वी मैदानी प्रदेश कवर करता है राजस्थान के कुल क्षेत्रफल का। ओके, नेक्स्ट, अरावली पर्वत श्रेणी की कुल लंबाई कितनी है? 550 तो क्या है? राजस्थान में लंबाई है, लेकिन इसकी जो कुल लंबाई है वो है 692 किलोमीटर। कितनी है? ये कुल दिल्ली से लेकर पालनपुर तक, खेड़ बरुआ पालनपुर तक है, और दिल्ली में रायसेन आइल वहां से लेकर कुल लंबाई तो इसकी है 692 किलोमीटर, जो बीच में कटी फटी भी है, ठीक है, 692। और ये ध्यान रखना, अरावली पर्वत श्रेणी है ना, ये वलित पर्वत श्रृंखला है, लेकिन बहुत प्राचीन वलित पर्वत श्रृंखला है, जो अब जो वर्तमान में आपको दिख रही है वो इसका अवशिष्ट रूप है, ठीक है। तो कुल लंबाई कितनी है? 692। और पूछ रहे राजस्थान अरावली पर्वत श्रेणी की राजस्थान में लंबाई तो 550, तो उसका सही उत्तर होगा 550, लेकिन कुल लंबाई पूछे तो 692। कितनी है? 692। नेक्स्ट, राजस्थान के किस क्षेत्र में अवरोधी बालू का स्तूप पाए जाते हैं? अवरोधी बालू का स्तूप कहाँ पाए जाएंगे? जहां पर आपको वनस्पतियां अधिक देखने को मिलेगी, ठीक है। तो उन वनस्पतियों के सहारे वो बालू का स्तूप स्थित हो सकते हैं। जैसलमेर पोखरण में वनस्पति नहीं है, चूरू सीकर में वनस्पतियां इतनी नहीं है, गंगनाई हनुमानगढ़ में नहीं, पुष्कर में बूढ़ा पुष्कर और नागपाड़ का क्षेत्र है, यहाँ वनस्पतियों की भी अधिकता है। और साथ साथ में अरावली पर्वत के द्वारा अवरोध भी पैदा किया जाता है, तो इसके सहारे जो बालू का स्तूप बनते हैं उनको अवरोधी बालू का स्तूप कहते हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा पुष्कर, बूढ़ा पुष्कर और नागपाड़। नेक्स्ट है, राजस्थान का सबसे पुराना भूवैज्ञानिक युग का क्षेत्र कौन सा है? बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत महत्वपूर्ण सवाल है कि राजस्थान का सबसे पुराना जियोलॉजिकल हिसाब से देखें तो राजस्थान का कौन सा फिजियोग्राफिक डिवीजन है वो जो सबसे प्राचीन है, सबसे पहले बना हुआ है? पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश, पूर्वी मैदानी प्रदेश। देखो, मैदान तो सबसे बाद में बनते हैं, ठीक है, क्योंकि उन्हीं पर्वतों से जो नदियां चलती है वो अपने सारे अवसाद लाती है, तो ये तो सबसे नवीन वाला भाग आ गया, ठीक है। दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश या अरावली पर्वतीय प्रदेश या पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश। तो ऐसा माना जाता है कि राजस्थान का जो अरावली पर्वतीय प्रदेश है, जो यूएसए के पूर्वी भाग में स्थित जो अपलेशियन पर्वत है उसके समकक्ष हम इसको मानते हैं, और ये बहुत पुराना है, इसलिए अरावली पर्वतीय प्रदेश राजस्थान के इन चारों प्रदेश में सबसे पुराना है, सबसे प्राचीन है। सही उत्तर हो जाएगा अरावली पर्वतीय प्रदेश। नेक्स्ट, किस पर्वत शिखर की ऊंचाई 1431 मीटर है और ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में स्थित है? तिलवाड़ा उदयपुर राजसमंद में नहीं है, अचलगढ़ भी सिरोही में, ये भी नहीं है, शहर भी सिरोही में नहीं, जरगा की ऊंचाई है 1431 मीटर और ये उदयपुर राजसमंद क्षेत्र में स्थित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा जरगा की ऊंचाई याद रख लेना 1431। कितनी है? 1431। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में महान मरुस्थल किस क्षेत्र में स्थित है? महान मरुस्थल है जो ग्रेट डेजर्ट है वो कौन से क्षेत्र में स्थित है, ठीक है। तो पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में महान मरुस्थल है वो कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक, भारत पाक सीमा के सहारे, लूणी बेसिन और शेखावटी,
जैसलमेर का चट्टानी, केवल जैसलमेर के चट्टानी प्रदेश में भी नहीं है, केवल लूनी बेसिन और शेखावटी में भी नहीं है, केवल कच्छ की खाड़ी से बीकानेर तक भी नहीं है। भारत पाक सीमा के सारे कंटिन्यूस ये मान मरुस्थल फैला हुआ है, जो जिसका कुछ हिस्सा पाकिस्तान में भी है। ठीक है, तो भारत पाक सीमा के सारे, इसका ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला है राजस्थान का कौन सा जिला हाड़ौती का पठार का हिस्सा नहीं है। देखो हाड़ौती का पठार 4 जिलों में, इसके बाद है कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। झालावाड़, कोटा है, बूंदी है, करौली इसमें नहीं है, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा करौली। करौली को हाड़ौती के पठार का हिस्सा नहीं मानते, बल्कि ये किसका हिस्सा है, जो उत्तर पूर्वी मैदानी भाग है उसका हिस्सा है। नेक्स्ट है अरावली पर्वत श्रेणी का कौन सा भाग सर्वाधिक सघन, उच्च और प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त है। सबसे ज्यादा डेंस कौन सा है, सबसे ऊंचा कौन सा है और सबसे प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त। इसका मतलब कि पर्यटन की दृष्टि से भी ये भाग है जो महत्वपूर्ण है, ये कौन सा है। तो इनमें आपको बताना है उत्तरी अरावली, मध्य अरावली, दक्षिणी अरावली, या इनमें से कोई नहीं। तो मैं पहले ही बता चुका हूँ, जो दक्षिणी अरावली प्रदेश है, ये जो सिरोही के आसपास का भाग, ये बहुत ज़्यादा डेंस है, कम विच्छेदित है, सबसे ऊंचा है क्योंकि गुरु शिखर यहाँ पर स्थित है। और गुरु शिखर के अलावा भी जो शेर है, जरगा है, अचलगढ़ है, ये बहुत सारे ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ हैं, वो जो चोटियाँ हैं वो इस भाग में देखने को मिलेगी। और माउंट आबू जैसा प्राकृतिक सौंदर्य से युक्त पर्यटन का महत्वपूर्ण स्थल भी इसी भाग में स्थित है, इसलिए दक्षिणी अरावली प्रदेश इसका सही उत्तर होगा। नेक्स्ट, पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में मरुस्थलीकरण का प्रमुख कारण क्या है। इन्होंने पूछा है कि डेजर्टिफिकेशन का मेन कारण क्या है। अत्यधिक वर्षा से तो डेजर्टिफिकेशन होता नहीं है, सिंचाई का विस्तार से भी डेजर्टिफिकेशन नहीं होता है, मानवीय क्रियाएं विशेषकर अनियंत्रित पशुचारण और बालू का स्तूपों का विस्तार। देखो बालू का स्तूपों का विस्तार तो मरुस्थलीकरण का परिणाम है, कारण नहीं है, इसलिए ये भी नहीं होगा। सही उत्तर होगा मानवीय क्रियाएं, विशेषकर जो अनियंत्रित अनकंट्रोल जो पशुचारण होता है, जो ग्रेजिंग वाला जो काम होता है, भेड़ बकरियां चराना, और अनियंत्रित रूप से तो वो क्या करते हैं, अपने साथ में रेत को उड़ाकर, धूल को उड़ाकर ले जाते हैं। ठीक है, जिससे मरुस्थलीकरण, जिसको मरुस्थल का मार्च बोलते हैं। ठीक है, तो ये मरुस्थलीकरण का जो विस्तार हो रहा है उसका मुख्य कारण मानवीय क्रियाएं हैं। अधिकतर पर्यावरणीय समस्याओं का जो मेन कारण है वो मनुष्य स्वयं है। मानवीय क्रियाएं ही अंतत्वगत्वा किसी न किसी पर्यावरणीय समस्या को पैदा करती है, और मरुस्थलीकरण भी एक पर्यावरणीय समस्या है, और इस मरुस्थलीकरण की समस्या का प्रमुख कारण मानवीय क्रियाएं, और जिनमें भी पूछा जाए तो अनियंत्रित रूप से होने वाला पशुचारण है, वो सबसे महत्वपूर्ण कारण है। नेक्स्ट, किस भौगोलिक प्रदेश में वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में सरिस्का और रणथंभौर अभ्यारण्य स्थित है। देखो सरिस्का, अलवर, रणथंभौर, सवाई माधोपुर, ये जो भाग है ये अरावली पर्वत श्रेणी का विस्तार जो जहां जहां पाया जाता है उसी का हिस्सा माना जाता है, इसलिए वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में सरिस्का और रणथंभौर ये हमारे कौन से भौगोलिक प्रदेश में आएगा। पश्चिमी मरुस्थलीय प्रदेश में नहीं, अरावली पर्वतीय प्रदेश में, राइट, पूर्वी मैदानी प्रदेश में भी नहीं है, दक्षिण पूर्वी में भी नहीं है। इसका सही होगा अरावली पर्वतीय प्रदेश में वन्य जीवों की शरण स्थली के रूप में सरिस्का और रणथंभौर अभ्यारण्य आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो ये थे आज के हमारे 49 टोटल जो एमसीक्यूज किए हमने फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ राजस्थान, जो राजस्थान का भूआकृतिक विभाजन है इसमें से। आने वाली क्लास में हम राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित हमारी जो जलवायु वाला चैप्टर है, अपवा तंत्र है, झीलें हैं, नदियां हैं, इसके अलावा वनस्पति है, मृदा है, और इसके अलावा राजस्थान की कृषि है, उद्योग है, सभी राजस्थान ज्योग्राफी के सारे चैप्टर को हम एमसीक्यूज के माध्यम से सोल्व करने की कोशिश करेंगे। इसलिए और अधिक वीडियोस के लिए आप जुड़े रहिए हमारा जो गुरु सीकर अकेडमी का यूट्यूब चैनल है इसके माध्यम से। यदि अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एक बार इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके लिए राजस्थान ज्योग्राफी के अलावा भूगोल विषय से तैयारी करने वालों के लिए यूट्यूब पर मैं इंडिया ज्योग्राफी भी साथ में पैरेलल चला रहा हूँ। इसके अलावा एक ऐप है मेरा, इसका नाम है GS अकेडमी।
ये प्ले स्टोर पे जीएस अकेडमी नाम का एक ऐप है। इस ऐप पर जाकर भी आप इस ऐप को डाउनलोड करें। वहाँ पर आपको स्कूल लेक्चरर ज्योग्राफी का कोर्स अभी लॉन्च करने जा रहा हूँ 1-2 दिन में, वो भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा क्लास 6 से लेकर और 12th तक की जो एनसीईआरटी है, जो फाउंडेशन के विद्यार्थी है अभी जिन्होंने 12th पास की है और किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करने जाएंगे आगे, उनके लिए भूगोल का बेस मजबूत बनाने के लिए 6ठी से लेकर 12th तक की एनसीईआरटी का एक और कोर्स बहुत सस्ता मैं लॉन्च करूंगा, वो भी इस ऐप पर लॉन्च करूंगा। इसके अलावा करंट अफेयर्स से संबंधित एक क्लास भी शुरू करने जा रहा हूँ। तो और अधिक वीडियोस के लिए आप हमें जुड़े रहिए। और ये जो ऐप है जीएस अकेडमी का, ये ऐप आप डाउनलोड कर सकते हो। इसके यहाँ पर आपको समय समय पर विभिन्न प्रकार के टेस्ट सीरीज कोर्स वगैरह आपको देखने को मिलेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे एक और नई वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार।